चुके थे गवर्नेंस के अर्थ पर और सुरक्षा पर। आज मैं कुछ शब्दों को डिस्कस करने के बाद यह बताऊंगा कि आपको सोचना किस तरह है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। जैसे आज हम बात करेंगे आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती क्या है और किन पर चर्चा करेंगे हम लोग। फिर कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। आप सोचो जरा, ये कहा जाए आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिससे आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। पहला कारक है, प्रश्न आपसे यही से बनेगा, पहला कारक है गरीबी, बेरोजगारी, हमेशा पड़ोसी देशों का नकारात्मक प्रभाव, देशों का नकारात्मक व्यवहार। हम चौथी चीज प्रशासनिक विफलता, या वंचित वर्ग के प्रति उदासीनता, अभिशासन की असफलता, नंबर 6 की बात करें हम लोग, गवर्नेंस की असफलता एक बहुत बड़ा कारण है। हमेशा ध्यान देना इस बात को। हम दूसरी चीज हम बात करें कानून का बेहतर क्रियान्वयन न हो पाना। क्रियान्वयन न हो पाना। सबसे बड़ी चीज, ये कुछ कारक हैं जो आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। कैसे? फिर मैं कहना चाहता हूं कि आप इसे रट चुके हैं, आपको यह लगता है कि आंसर बन जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। प्रश्न ये कभी नहीं पूछेगा यूपीएससी कि आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, यह कभी नहीं पूछेगा। अब ध्यान देना इस बात को। प्रश्न कैसे पूछेगा? देखो आप, यदि ये कारक है और कैसे चीजों के इंटरलिंक करता है। जैसे हम बात करें, देखो आप पूरी बात ध्यान देना। कई बार गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि सरकार ने हाल ही में कृषि सुधार के संबंध में या कृषि मंडियों के संबंध में सुधार के लिए एक विधेयक ला चुकी है। बड़े पैमाने पर किसान उसका विरोध कर रहे हैं। यूपीएससी सीधे वहां से प्रश्न पूछेगा और जोड़ देगा वो। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में सरकार ने कृषि सुधार के संबंध में एक बिल पास कर चुकी है। हमेशा इस बिल की डीमेरिट को स्पष्ट करते हुए इस बिल का आंतरिक सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा करें। प्रश्न इस तरह पूछेगा यूपीएससी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैंने ये कहा
आंतरिक सुरक्षा एवं हम गवर्नेंस की बात करें कि गवर्नेंस कैसे आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेगा, हम किस आधार पर कह सकते हैं कि गवर्नेंस को यदि मजबूत किया जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो आप, गवर्नेंस का अर्थ क्या है? नीति के निर्माण और नीति के क्रियान्वयन में जनता की सहभागिता। तो गवर्नेंस को जो प्रमोट होगा, इसका मतलब यह है नीति निर्माण एवं नीति क्रियान्वयन में सरकार के साथ बाजार एवं नागरिक समाज की भूमिका। कल के क्लास में ये हम लोग देख चुके थे। अब सोचो कि नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन में सरकार के साथ बाजार और नागरिक समाज की भूमिका यदि होगी तो स्वाभाविक है नीतियां जन उन्मुख होंगी। हमेशा ध्यान दो, यदि सिविल सोसाइटी की भूमिका बढ़ गई तो नीतियां जन उन्मुख होंगी। पहली बात हमेशा ध्यान दो। और दूसरी बात यह होगा कि लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत होंगे। पूरी बात ध्यान दो। एक तरफ नीतियां जब जन उन्मुख होंगी और लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत होंगे, और जब नीतियां जन उन्मुख होगी तो स्वाभाविक है जन कल्याण होगा। जन यदि कल्याण हुआ तो वंचित वर्ग का कल्याण होगा। वीकर सेक्शंस जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बात करें हम लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बात करें, महिलाएं, वृद्ध, माइनॉरिटी, ये सब के सब वीकर सेक्शंस में आते हैं। मैंने कहा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। बस सोचो आप, अभी मैं टॉपिक पर नहीं आ रहा हूं, आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं कि किस तरह सोचना है, क्योंकि हम सब कुछ रट नहीं सकते। और जहां किताबें खत्म हो रही हैं वहां से यूपीएससी प्रश्न उठाना शुरू कर रहा है। हमेशा ध्यान दो। देखो आप, यदि अपने गवर्नेंस की बात की तो नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन में सरकार के साथ बाजार और नागरिक समाज की भूमिका बढ़ जाना, यह गवर्नेंस है। अब सोचो कि नीति के निर्माण और नीति के क्रियान्वयन में बाजार और नागरिक समाज की भूमिका बढ़ गई तो नीतियां जन उन्मुख होगी। जब नीतियां जन उन्मुख होगी तो जन कल्याण होगा, और जन कल्याण होगा तो वंचित वर्ग का कल्याण होगा। इसका मतलब यह कि वंचित वर्ग का विकास होगा। अब सोचो, यदि वंचित वर्ग का विकास हुआ तो पूरी बात ध्यान दो, यह वंचित वर्ग क्या करेगा? व्यवस्था को सपोर्ट करेगा। व्यवस्था का समर्थन करेगा। व्यवस्था के यदि समर्थन किया तो स्वाभाविक है कानून का अनुपालन, और कानून के यदि अनुपालन हुआ तो स्वाभाविक है, हमेशा ध्यान दो, शांति व्यवस्था होगी। यदि शांति व्यवस्था होगी तो लोग अपने अधिकार का उपभोग करने में सक्षम होंगे, तो आंतरिक सुरक्षा होगी। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। यदि वंचित वर्ग का विकास हुआ तो व्यवस्था को लोग सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए जिस परिवार में मैं रहता हूं, यदि उस परिवार में मेरा विकास हुआ तो मैं परिवार को सपोर्ट करूंगा। परिवार जो नियम निर्धारित करेगा मैं उन नियमों का अनुपालन करूंगा। पर यदि परिवार में मेरा विकास नहीं होगा तो मैं परिवार का विरोध करूंगा। अब सोचो, यदि मैं परिवार का विरोध किया तो स्वाभाविक है परिवार जो नियम निर्धारित करेगा मैं उन नियमों का अनुपालन नहीं करूंगा,
अब मैं बगावत कर दूंगा, या तो परिवार टूट जाएगा या तो उस परिवार में अब व्यवस्था पैदा होगी। सोचो, यदि वंचित वर्ग का विकास हुआ तो व्यवस्था का समर्थन होगा, व्यवस्था का समर्थन हुआ तो कानून का अनुपालन होगा, कानून का अनुपालन हुआ तो शांति व्यवस्था बनी रहेगी। यदि माहौल शांतिपूर्ण हुआ तो लोग अपने अधिकारों का उपभोग करेंगे, यदि उपभोग करेंगे तो आंतरिक सुरक्षा बनी रहेगी। इसका मतलब यह है कि यह गवर्नेंस इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत कर रहा है। दूसरी तरफ देखो, यदि लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत हुआ तो स्वाभाविक है प्रशासनिक जवाबदेहिता बढ़ेगी। हमेशा लोकतांत्रिक मूल्य यदि मजबूत होगा तो प्रशासनिक जवाबदेहिता बढ़ेगी। प्रशासनिक यदि जवाबदेहिता बढ़ेगी तो स्वाभाविक है भ्रष्टाचार में कमी आएगी। अब सोचो, यदि भ्रष्टाचार में कमी आई तो स्वाभाविक है नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन। नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन होगा तो जनता को लाभ मिलेगा, जनता को लाभ मिला तो व्यवस्था का समर्थन। यदि व्यवस्था का समर्थन लोग करने लगे तो स्वाभाविक है इंटरनल सिक्योरिटी क्या होगी, मजबूत होगी। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। देखो आप, मैंने क्या कहा आपसे, कैसे लफाजी चल रही है। मैंने क्या कहा, यदि आपने गवर्नेंस को मजबूत किया तो लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत होगा, लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत हुआ तो प्रशासनिक जवाबदेहिता में वृद्धि होगी, प्रशासन जवाबदेह बनेगा। यदि प्रशासन जवाबदेह बन गया तो भ्रष्टाचार में कमी आएगी। हमेशा भ्रष्टाचार में यदि कमी आई तो नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन होगा। समानता ये शिकायत की जाती है कि नीतियां तो बनती हैं किंतु उनका बेहतर क्रियान्वयन नहीं हो पाता। यदि भ्रष्टाचार में कमी आई तो नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन होगा, यदि क्रियान्वयन हुआ तो जनता को लाभ मिलेगा, जनता को लाभ मिला तो स्वाभाविक है जनता व्यवस्था को सपोर्ट करेगी, तो व्यवस्था का समर्थन बढ़ जाएगा। यदि लोग व्यवस्था को सपोर्ट करेंगे तो इंटरनल सिक्योरिटी क्या होगी, मजबूत होगी। यह हमेशा ध्यान दो इस बात को। दूसरी तरफ कहा जाए कि नीतियों के यदि बेहतर क्रियान्वयन हुआ तो स्वाभाविक है हमेशा व्यवस्था के प्रति आक्रोश नहीं होगा, तो नक्सलवाद जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। हमेशा नीतियों के यदि बेहतर क्रियान्वयन हुआ तो हो सकता है सामाजिक न्याय हो। यदि सामाजिक न्याय होगा तो नक्सलवाद जन्म नहीं लेगा, और नक्सलवाद जन्म नहीं लिया तो इंटरनल सिक्योरिटी क्या होगी, मजबूत होगी। यह माना जाता है कि नक्सलवाद आंतरिक सुरक्षा के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब ध्यान से सुनिए इस बात को, पूरी बात देखो आप। नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन होगा तो देखो दो एंगल कैसे टूट रहा है ये। मैं यहां से भ्रष्टाचार में यदि कमी हुई तो नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन। अब सोचो, फिर मैंने इस एरो को देखो आप, नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन हुआ तो सोशल जस्टिस होगा, सामाजिक न्याय होगा, और सामाजिक न्याय हुआ तो नक्सलवाद जन्म नहीं लेगा, नक्सलवाद जन्म नहीं लेगा। नक्सलवाद जन्म नहीं लेगा तो आंतरिक सुरक्षा हमारी क्या होगी, मजबूत होगी, क्योंकि नक्सलवाद आंतरिक सुरक्षा के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब ध्यान देना इस बात को, इसमें दो शब्द आया। आप अपने परिवार की बात करो, परिवार एक व्यवस्था है, इसमें एक शब्द का प्रयोग किया मैंने, सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है, जाति, धर्म, क्षेत्र और लैंगिक आधार पर भेदभाव का निषेध तथा संसाधनों का न्यायोचित वितरण। यदि हम सामाजिक न्याय की बात करें तो सामाजिक न्याय का अर्थ होता क्या है? सामाजिक न्याय का अर्थ है जाति, धर्म, क्षेत्र एवं
लैंगिक आधार पर भेदभाव का अभाव तथा संसाधनों का न्यायोचित हम वितरण की हम बात करें। हमेशा ध्यान इस बात को, सोशल जस्टिस का अर्थ क्या है? जाति, धर्म, क्षेत्र और लैंगिक आधार पर भेदभाव का अभाव तथा संसाधनों का न्यायोचित हम वितरण की बात करें। अब सोचो आप, यदि नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन हुआ तो सामाजिक न्याय होगा। क्यों? क्योंकि नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन हुआ तो फिर गरीबी समाप्त हो जाएगी, संसाधनों का न्यायोचित वितरण होगा, कोई भुखमरी का शिकार नहीं होगा, और यदि सामाजिक न्याय हुआ तो नक्सलवाद जन्म नहीं लेगा। अब सोचो जरा, यदि नक्सलवाद जन्म नहीं लिया तो इंटरनल सिक्योरिटी क्या होगी? मजबूत होगी। ये एरो चल रहा है, देखो कैसे, एक सिंपल चीज है। अब मैं बात करना चाहता हूं, मैं इसका मतलब यह है कि आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की पूर्ववर्ती शर्त गवर्नेंस है। अब इस पर किस तरह का प्रश्न बना सकता है यूपीएससी, और हम प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान देना इस बात को। देखो आप, अब ध्यान से सुनो इस बात को। कैसे प्रश्न पूछ सकता है यूपीएससी, और किन बातों को हमेशा आपको ध्यान देना है? देखो आप, प्रश्न कैसे पूछ सकता है यूपीएससी। देखो आप, एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में गवर्नेंस एक सशक्त भूमिका निभा सकता है। स्पष्ट करें, एक सिंपल प्रश्न। अभी जो साइकिल चल रहा था, आप रटे तो हो, गवर्नेंस से चीजों को इंटरलिंक कर देगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमेशा कि गवर्नेंस की विफलता आंतरिक सुरक्षा को अत्यंत कमजोर कर देता है। गवर्नेंस की विफलता आंतरिक सुरक्षा को अत्यंत कमजोर कर देता है। परीक्षण करें। आप सोचो, यहां मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, एग्जामिन। चीजें वही हैं, हमेशा ध्यान दें इस बात को। पहली चीज, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में गवर्नेंस एक सशक्त भूमिका निभा सकता है। स्पष्ट करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, पर प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा। गवर्नेंस की विफलता आंतरिक सुरक्षा को अत्यंत कमजोर कर देता है। एग्जामिन की बात करें, मान लिया जाए कि हम पहले प्रश्न को लेते हैं, तो कैसे आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में एक सशक्त भूमिका गवर्नेंस निभा सकता है? देखो कैसे आंसर चलेगा इसका। हमेशा ध्यान इस बात को। फर्स्ट पैरे में क्या करोगे आप? गवर्नेंस का अर्थ बताएंगे। आखिर गवर्नेंस का अर्थ हमने क्यों बताया? क्योंकि गवर्नेंस एक सशक्त भूमिका निभा सकता है। तो हम सेकेंड पैरे में यह बताएंगे, गवर्नेंस कैसे भूमिका निभा सकता है। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। हम फर्स्ट पैरे में बताएंगे गवर्नेंस का अर्थ, हम सेकेंड पैरे में यह बताएंगे कि गवर्नेंस कैसे भूमिका निभा सकता है। जो मैंने चार्ट बनाया, केवल चार्ट की व्याख्या कर देनी है आपको। हमेशा ध्यान इस बात को।
इंटरनल हम सिक्योरिटी की बात करें, हम थर्ड पैरे में आ जाएंगे और निष्कर्ष की बात। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, यह प्रश्न पूछेगा यूपीपीसीएस में। क्यों? क्योंकि स्पष्ट करना है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। अच्छा, दूसरी तरफ यह कहा जाए, इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है कि गवर्नेंस और आंतरिक सुरक्षा साथ साथ चलते हैं। देखो आप, प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, गवर्नेंस एवं आंतरिक सुरक्षा में सहवर्ती संबंध है। सहवर्ती का मतलब है साथ साथ चलना। अब ध्यान से सुने इस बात को। इस प्रश्न का अर्थ क्या है? क्योंकि सहवर्ती शब्द है, इसका मतलब यही है गवर्नेंस मजबूत तो आंतरिक सुरक्षा मजबूत। हमेशा गवर्नेंस कमजोर तो स्वाभाविक है आंतरिक कमजोर। साइकिल वही है। यदि गवर्नेंस को आप मजबूत करोगे तो इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत होगा। गवर्नेंस को कमजोर करोगे तो स्वाभाविक है आंतरिक सुरक्षा क्या होगी? कमजोर होगी। एक बात हमेशा ध्यान देने इस बात को। देखो, दो चीजें हुई। गवर्नेंस यदि मजबूत हुआ तो आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी। गवर्नेंस यदि कमजोर होगा तो आंतरिक सुरक्षा क्या होगी? कमजोर होगी। हमेशा ध्यान देने इस बात को। इसी को क्या करेगा यूपीएससी? किस तरह जोड़ सकता है वो? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे। देखो आप, इन प्रश्नों को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बस अब चीजों को इंटरलिंक करना सीखो आप। मैं बार बार कहता हूं कि टॉपिक कुछ और दिया है और यूपीएससी पूछता कुछ और है। बेसिक टॉपिक केंद्र में रहता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे। मैंने कहा सामाजिक न्याय एवं आंतरिक हम सुरक्षा की बात करें, सोशल जस्टिस एवं इंटरनल हम सिक्योरिटी की बात करें। इसका मतलब यह है कि यह सामाजिक न्याय इसे कैसे मजबूत करेगा। अब मैं चीजों को तोड़ रहा हूं। देखो, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? जाति, धर्म, क्षेत्र एवं लैंगिक आधार पर भेदभाव का अभाव प्लस संसाधनों का हम न्यायोचित वितरण की बात करें। अब एक चीज सोचो, जाति, धर्म, क्षेत्र और लैंगिक आधार पर यदि भेदभाव का अभाव हुआ तो इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम यह हुआ जाति धार्मिक संघर्ष नहीं होंगे। परिणाम था जाति धार्मिक नहीं होंगे तथा विकास में सभी की सहभागिता होगी। यदि सभी की सहभागिता होगी तो स्वाभाविक है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व होगा। शांतिपूर्ण जिसकी चर्चा मैं कल कर चुका था, जब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व होगा तो स्वाभाविक है कानून का पालन होगा। और जब कानून का पालन होगा तो सभी के अधिकार
सभी के अधिकार का उपभोग संभव। आप सोचो, यदि सभी के अधिकार का उपभोग संभव होगा तो आंतरिक सुरक्षा क्या होगी? मजबूत होगी। हमेशा ध्यान दो कैसे चीजें मूव कर रही है, घूम रही हैं। मैंने क्या कहा? सोशल जस्टिस और इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें। जाति, धर्म, क्षेत्र और लैंगिक आधार पर भेदभाव का अभाव। जब भेदभाव नहीं होगा, जाति और धर्म के आधार पर जब भेदभाव नहीं होगा तो जातीय और धार्मिक संघर्ष नहीं होंगे। जब जातीय और धार्मिक संघर्ष नहीं होंगे तथा विकास में सभी की सहभागिता होगी, सभी लोग विकास में भागीदार होंगे और सभी लोग विकास में भागीदार होंगे तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व होगा, जिसकी चर्चा कल मैं कर चुका था। और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व होगा, सभी लोग शांति से रहेंगे तो कानून का पालन होगा। कानून का पालन होगा तो सभी लोग अपने अधिकारों का उपभोग करेंगे। जब अधिकारों का लोग उपभोग करेंगे तो इंटरनल सिक्योरिटी क्या होगी? मजबूत होगी। दूसरी तरफ संसाधनों का यदि न्यायोचित वितरण हुआ तो दो बातें होगी। एक तो देखा जाए आर्थिक असमानता, में कमी आएगी, और दूसरा ये हुआ गरीबी में कमी। अब सोचो इन दोनों का परिणाम क्या होगा? वंचित वर्ग का विकास होगा। यदि वंचित वर्ग का विकास हुआ तो स्वाभाविक है वंचित वर्ग व्यवस्था का समर्थन करेगा। यदि व्यवस्था का समर्थन किया तो स्वाभाविक है नक्सलवाद जैसी समस्या जन्म नहीं लेगी। और जब नक्सलवाद जैसी समस्या जन्म नहीं ली तो स्वाभाविक है आंतरिक सुरक्षा हमारी क्या होगी? मजबूत होगी। पूरी बात ध्यान देने इस बात को, कैसे सोशल जस्टिस इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत कर रहा है। बस एक बात याद रखना है, एक ही चीज, मैं व्यवस्था से खुश हूं तो स्वाभाविक है जिस व्यवस्था से मैं खुश हूं मैं उस व्यवस्था को सपोर्ट करूंगा। जब मैं व्यवस्था को सपोर्ट करूंगा तो व्यवस्था का बेहतरीन विकास होगा। हमेशा ध्यान दो, जब मैं व्यवस्था को सपोर्ट करूंगा तो व्यवस्था का बेहतरीन विकास होगा। लोग कानून को फॉलो करेंगे, कानून का अनुपालन होगा, शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहेगी, लोग अपने अधिकारों का उपभोग करने में सक्षम होंगे। इंटरनल सिक्योरिटी क्या होगी? मजबूत होगी। हमेशा ध्यान दें इस बात को। फिर मैंने क्या कहा? संसाधनों का यदि न्यायोचित वितरण हुआ तो आर्थिक असमानता में कमी आएगी। अब सोचो गरीबी में कमी आएगी, स्वाभाविक है वंचित वर्ग का विकास होगा। वीकर सेक्शंस में कौन कौन है? एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिलाएं और वृद्ध समूह, दिव्यांग, ये सब के सब वीकर सेक्शन में आते हैं। अब वंचित वर्ग यदि विकास हुआ तो वंचित वर्ग व्यवस्था का समर्थन करेगा। यदि व्यवस्था को सपोर्ट किया तो नक्सलवाद जैसी समस्या जन्म नहीं लेगी, और जब नहीं लेगी तो इंटरनल सिक्योरिटी क्या होगी? मजबूत होगी। अब हमेशा ध्यान दें इस बात को, कैसे सोशल जस्टिस इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत कर रहा है और इंटरनल सिक्योरिटी कैसे सोशल जस्टिस को मजबूत करेगा। अब ध्यान देना इस बात को। फिर एक प्रश्न, सोशल जस्टिस इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत कर रहा है, लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपसे। हमेशा ध्यान दो इस बात को, कैसे आंतरिक सुरक्षा सामाजिक न्याय को मजबूत करेगा। आप सोचो जरा, यदि आंतरिक सुरक्षा होगी
तो स्वाभाविक है आंतरिक सुरक्षा, यदि इसको इस तरह लिखो, रुक जाओ, ध्यान दो, यदि आंतरिक सुरक्षा मजबूत है तो स्वाभाविक है देश में शांति व्यवस्था तथा लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। बस ध्यान सुनो इस बात को, बहुत आसान है, बस केवल मैं तरीका बता रहा हूं कि आपको सोचना कैसे है। अब देखो, आप इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत तो देश में शांति व्यवस्था तथा लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। आप सोचो, यदि लोग सुरक्षित महसूस करेंगे तो दो काम होगा, हमेशा देश में निवेश होगा। निवेश का मतलब पैसा लगाना, लोग निवेश पैसा लगाएंगे और देश में निवेश होगा तो औद्योगिकरण होगा। आप सोचो, औद्योगिकरण हुआ तो रोजगार का सृजन होगा, रोजगार के यदि सृजन हुआ तो गरीबी में कमी आएगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को, क्योंकि रोजगार क्या है, संसाधनों के न्यायोचित वितरण को प्रमोट करता है। दूसरी चीज, यदि लोग सुरक्षित आएंगे तो पर्यटन बढ़ेगा। यदि पर्यटन बढ़ा तो स्वाभाविक है विदेशी पूंजी आएगी। यदि विदेशी पूंजी आई तो स्वाभाविक है रोजगार बढ़ेगा तथा, हमेशा ध्यान दो इस बात को, जन कल्याणकारी योजना का संचालन होगा। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, सामाजिक न्याय को प्रमोट करेंगे। ध्यान से सुनो इस बात को, जब इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत होगी तो देश में शांति व्यवस्था बनी रहेगी और लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। और जब लोग सुरक्षित महसूस करेंगे तो देश में निवेश होगा। निवेश जैसे आप साइकिल घुमाते चलो, आप ये देखो, आप इसको आप इस तरह समझ सकते हो। आप देखो, आप देश में शांति व्यवस्था होगी तो स्वाभाविक है देश में निवेश। साइकिल कैसे चल रहा है, निवेश हुआ तो औद्योगिकरण क्या होगा, बढ़ेगा। जब उद्योग लगेंगे तो रोजगार का क्या होगा, सृजन होगा। जब रोजगार का सृजन होगा तो संसाधनों का वितरण होगा। संसाधनों का वितरण हुआ तो सामाजिक न्याय होगा। देखो आप किस तरह साइकिल चल रही है। और सामाजिक न्याय होगा तो देश में शांति व्यवस्था क्या होगी, बनी रहेगी। हमेशा ध्यान दो, क्योंकि रोजगार ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे पैसा अमीरों से गरीबों के हाथ में आता है। और जितना ज्यादा रोजगार का सृजन होगा, रोजगार क्रिएट होगा, उतने ही बड़े पैमाने पर सोशल जस्टिस को प्रोत्साहन मिलेगा। हम सामाजिक न्याय की बात करें, एक बात याद रखना है, सामाजिक न्याय के लिए इंटरनल सिक्योरिटी जरूरी है और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सामाजिक न्याय जरूरी है। अब ध्यान से सुनो इस बात को। अब इसमें देखो, जब लोग सुरक्षित महसूस करेंगे तो पर्यटन बढ़ेगा, विदेश से पैसा आएगा, रोजगार बढ़ेगा। सरकार क्या करेगी, उस पैसे का उपयोग जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए कर सकती है। और जब सरकार उन पैसे का उपयोग वेलफेयर प्रोग्राम चलाने के लिए करेगी तो सोशल जस्टिस होगा, सामाजिक न्याय होगा। इसको हम इस साइकिल से समझ सकते हैं। देखो आप,
यदि देश में शांति व्यवस्था होगी तो लोग देश में पैसा लगाएंगे, निवेश बढ़ेगा। निवेश बढ़ेगा तो औद्योगिकरण क्या होगा? बढ़ेगा। नए उद्योग लगेंगे, उद्योग लगेंगे तो रोजगार का सृजन होगा, सृजन हुआ तो संसाधनों का वितरण होगा, सामाजिक न्याय बढ़ेगा। सोशल जस्टिस, रोजगार की बात करें, रोजगार सबसे बेहतर विकल्प है संसाधनों के वितरण का। और जितने बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा उतने बड़े पैमाने पर संसाधनों का न्यायोचित वितरण होगा और सोशल जस्टिस होगा। इसका मतलब यह है इंटरनल सिक्योरिटी सोशल जस्टिस को, और सोशल जस्टिस इंटरनल सिक्योरिटी को क्या कर रही है? मजबूत कर रही है। अब इसे इस तरह समझो आप, हमेशा ध्यान दो इस बात को। आप इसे इस तरह समझ सकते हो आप, देखो आप इस तरह समझ सकते हो आप कि यह सामाजिक न्याय है और ये आंतरिक सुरक्षा है। ये इसको प्रमोट कर रहा है, ये इसको प्रमोट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अब प्रश्न कैसे पूछेगा यूपीएससी? प्रश्न कैसे पूछ सकता है यूपीएससी? हमेशा सामाजिक न्याय के बिना आंतरिक सुरक्षा एक स्वप्न की तरह है। सामाजिक न्याय को मजबूत किए बिना आंतरिक सुरक्षा एक स्वप्न की तरह है। अभी मैं केवल शब्द की मीनिंग बता रहा हूं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं शब्द की मीनिंग से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे और किस तरह आपको सॉल्व करना इन प्रश्नों को, हमेशा ध्यान दो। सोशल जस्टिस को मजबूत किए बिना इंटरनल सिक्योरिटी एक स्वप्न की तरह है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इसका मतलब यह है सामाजिक न्याय यदि कमजोर हुआ तो आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगा। अब देखो कैसे आंसर चलेगा, स्वप्न की तरह है। मैं इसको लेकर चल रहा हूं, प्रश्नों को सभी लोग लिख लो आप। मैं थोड़ा सा मान लिया जाए जब इसका आंसर चलेगा तो फर्स्ट पर हम ये बताएंगे सामाजिक न्याय का अर्थ। आखिर सोशल जस्टिस की मीनिंग हम क्यों बताएंगे? क्योंकि प्रश्न क्या है? सामाजिक न्याय को मजबूत किए बिना आंतरिक सुरक्षा एक स्वप्न की तरह है। और प्रश्न में क्या लिखा है स्पष्ट करें। यद्यपि यूपीएससी ये नहीं पूछेगा, या तो क्रिटिकली एग्जामिन, या तो इवैल्यूएशन की बात करेगा, या तो डिस्कस की बात करेगा यूपीएससी। और फिर मैं फिर कहना चाहता हूं बहुत आसान है यदि आपको लिखना आ गया तो। और जो जो चीज मैं पढ़ाऊंगा उसमें आपको मैं सिखा दूंगा। मैं हमें इस प्रश्न को देखो, आप सबने लिख लिया होगा। अब इस प्रश्न को मैं फ्रेम कर रहा हूं। एक बात मैं कहना चाहता हूं आप सबसे, ये जो YouTube पर मेरी क्लास चल रही है ये केवल लाइव चलेगी, लाइव। ये YouTube पर सेव नहीं होगा। ये पूरा हमारा वीडियो सेव होगा ऐप पर, वो भी 10-15 दिन बाद ऐप पर सेव होगा। ये केवल जो बच्चे बहुत ही पुअर फैमिली के हैं उनके लिए मैं सुविधा दे रहा हूं। मैं ये पूरी क्लास फ्री चलाऊंगा, लेकिन YouTube पर सेव नहीं होगा। तो जो बच्चे लाइव देखेंगे केवल उन्हीं को फायदा मिल सकेगा। आप ये सोचते हो कि 2 दिन बाद देखूंगा तो भूल जाओ, ये सीधे वीडियो प्राइवेट हो जाएगा ये, और ये ऐप पर चलाएगा। हमेशा ध्यान दो इस बात को।
जैसे इकोनॉमिक्स की वीडियो मैंने फ्री डाल दिया था 3 महीने तक, फिर सारे वीडियो प्राइवेट हो गए। इसके साथ भी ऐसा ही होगा, पर ये एक दिन भी सेव नहीं होगा। लाइव देख सकते हो तो फायदा उठा सकते हो आप लोग। इसे आपसे बार बार कहता हूं कि इस वीडियो को देखो आप लाइव, यदि पसंद आए तो शेयर करो और लाइक करो। अब देखो, इस प्रश्न को देखो आप, सामाजिक न्याय का अर्थ बताओगे। हम सेकेंड पैरे में बात करेंगे सामाजिक न्याय को मजबूत किए बिना आंतरिक सुरक्षा एक स्वप्न की तरह है। अब सोचो, सोशल जस्टिस को मजबूत किए बिना इंटरनल सिक्योरिटी एक स्वप्न की तरह है, यह कैसे कहा जा सकता है? मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं। मान लिया जाए सामाजिक न्याय कमजोर हुआ, पूरी बात ध्यान देना, मैं एक चार्ट बना रहा हूं, मान लो सामाजिक न्याय यदि कमजोर तो स्वाभाविक है 2 काम होगा। सामाजिक न्याय यदि कमजोर हुआ या अभाव है तो क्या काम होगा? जाति धर्म के आधार पर भेदभाव, और दूसरी चीज संसाधनों के न्यायोचित वितरण का अभाव होगा। जब भेदभाव होगा तो स्वाभाविक है जाति एवं धार्मिक भेदभाव से सभी को विकास में समान अवसर नहीं मिलेगा। जब समान अवसर नहीं मिलेगा तो 2 बातें होंगी हमेशा। मैं थोड़ा सा यहां लिख रहा हूं, मैं देखो आप, मैं यहां लिख रहा हूं, यदि समान अवसर नहीं मिला तो 2 बातें, व्यवस्था के प्रति आक्रोश पैदा होगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, हमेशा शांतिपूर्ण अस्तित्व, अस्तित्व का अभाव होगा। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? व्यवस्था का विरोध करेंगे। विरोध तथा, हमेशा ध्यान दो, तथा कानून का विरोध। इसके लिए ये सब क्या करेंगे? ये लोग क्या करेंगे? हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये लोग करेंगे क्या? इसके लिए व्यवस्था का विरोध और कानून का विरोध करेंगे। तो स्वाभाविक है ये समुदाय हथियार उठा लेगा। जब ये हथियार उठा लिया तो नक्सलवाद या आतंकवाद जैसी समस्या जन्म लेगी, और जब समस्या जन्म लेगी तो आंतरिक सुरक्षा पर चोट पहुंचेगी। पूरी बात ध्यान देने इस बात को, संसाधनों के न्यायोचित वितरण का यदि अभाव हुआ तो स्वाभाविक है पहली चीज आर्थिक असमानता, एवं गरीबी में वृद्धि होगी। यदि गरीबी में वृद्धि हुई तो हमेशा ध्यान दो, ये लोग व्यवस्था में परिवर्तन पर बल देंगे। लोग व्यवस्था में परिवर्तन पर बल देंगे।
और व्यवस्था में परिवर्तन के लिए वो क्या करेंगे? हमेशा उग्रवाद का सहारा लेंगे। उग्रवाद को प्रोत्साहन मिला तो आंतरिक सुरक्षा पर चोट पहुंचेगी। देखो, घूम फिर के वही सारी बातें हैं। मैं बात थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं। देखो, आप सामाजिक न्याय यदि कमजोर हुआ तो जाति धर्म के आधार पर भेदभाव होगा। स्वाभाविक है, जाति एवं धार्मिक भेदभाव से सभी को विकास में समान अवसर नहीं मिलेगा। और जब विकास में समान अवसर नहीं मिलेगा तो व्यवस्था के प्रति आक्रोश पैदा होगा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का अभाव होगा। अब सोचो, ये दोनों क्या करेंगी? इसके कारण क्या होगा? व्यवस्था का विरोध होगा और कानून का विरोध होगा। और जब व्यवस्था का विरोध, जैसे आप घर में व्यवस्था का विरोध करते हो तो क्या करते हो आप? कि जो परंपरा, जो रीति रिवाज, जो कानून बना है, आप उसका विरोध करने लगते हो। और जब व्यवस्था का विरोध और कानून का विरोध होगा तो ये लोग विरोध करने के लिए, ये समुदाय क्या करेगा? हथियार उठा लेगा। और जब हथियार उठा लिया तो नक्सलवाद या आतंकवाद जैसी समस्या जन्म लेगी। और जब जन्म ली तो स्वाभाविक है, आंतरिक सुरक्षा पर चोट पहुंचेगी। दूसरी चीज, संसाधनों के न्यायोचित वितरण का अभाव होगा। जब अभाव होगा तो आर्थिक असमानता और गरीबी में वृद्धि होगी। जब ये होगा तो ये लोग क्या करेंगे? व्यवस्था में परिवर्तन पर बल देंगे। जैसे नक्सली क्या चाहते हैं? व्यवस्था में परिवर्तन की वकालत करते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि वर्तमान व्यवस्था में उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है और वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। नक्सली हमेशा ध्यान दो इस बात को। तो जब किसी समुदाय के साथ अन्याय होता है तो वो समुदाय क्या करता है? आक्रोशित होता है, एक नई व्यवस्था की मांग करता है, एक ऐसी व्यवस्था जहां उसके साथ न्याय हो सके। आप सोचो जरा, तो ये लोग व्यवस्था में परिवर्तन पर बल देंगे। ये चाहेंगे एक व्यवस्था बदल दी जाए, एक नई व्यवस्था है जहां संसाधनों का न्यायोचित वितरण हो। ऐसा ना हो कि किसी के पास 10 कमरे का मकान हो, कुछ लोग फुटपाथ पर सोते हो। जो लोग फुटपाथ पर सोते हैं उनके अंदर आक्रोश की भावना पैदा होगी, क्रोध, आक्रोश, गुस्सा पैदा होगा। अब वो क्या कहेंगे? पूरा का पूरा दोष व्यवस्था पर मर देंगे। ये लोग कहेंगे कि व्यवस्था बदलनी चाहिए। हमेशा ध्यान दो, तो ये लोग व्यवस्था में परिवर्तन पर बल देंगे। इसके लिए क्या करेंगे? ये लोग उग्रवाद का सहारा लेंगे, क्योंकि बदलने का कोई रास्ता है ही नहीं। जो काम नक्सली कर रहे हैं ये काम ये लोग करेंगे। और जब उग्रवाद को प्रोत्साहन मिलेगा तो आंतरिक सुरक्षा पर क्या पहुंचेगी? चोट पहुंचेगी। इसलिए यह कहा जाता है कि यदि सामाजिक न्याय कमजोर हुआ तो आंतरिक सुरक्षा एक स्वप्न बन जाएगा। इसलिए अक्सर देखो, आप एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। केवल आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय की उपेक्षा करके आंतरिक सुरक्षा की बात करना एक क्या है? एक गलत डिसीजन है। अब देखो, ये बातें सेकेंड पर हम थर्ड पैरे की बात करेंगे। आक्रोश को दबाने का आपके पास रास्ता क्या है? या तो सेना का सहारा लो, आक्रोश को दबा दो। जैसे सरकार नक्सलियों को दबाने के लिए, नक्सलवाद को कमजोर करने के लिए सेना का सहारा लेती है। प्रश्न ये है, हम एक आतंकी को मारेंगे, समस्या ये नहीं है हम कितने आतंकियों को मारते हैं। बात आइडियोलॉजी की है। उस आइडियोलॉजी को जब तक न्यूट्रिशन, पोषण मिलता रहेगा, उसका विकास और विस्तार दोनों होता रहेगा। अब सोचो आप, ये तो हम सेकेंड पैरे की बात करेंगे। थर्ड पैरे में क्या चलेगा? थर्ड पैरे में हम बात करें, इसलिए प्रत्येक लोकतांत्रिक देश आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए
इसलिए प्रत्येक लोकतांत्रिक देश आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या करता है? वो सामाजिक न्याय को मजबूत करने पर बल देता है। इसके लिए क्या क्या किया जा रहा है? बहुत सारी योजनाएं, जैसे छोटे से एग्जांपल लूं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, वीमेन को हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, हम आरक्षण देते हैं। यह हमेशा ध्यान दें इस बात को। गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम चला रही है, भूमिहीनों को बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट दे रही है, जिसकी बात चल के करेंगे हम लोग सोशल जस्टिस में। हमेशा ध्यान दें इस बात को। अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे, और निष्कर्ष में केवल एक लाइन, ये सारी बातें SC, ST, OBC महिलाओं को रिजर्वेशन की बात कर रही है, जन कल्याणकारी योजनाओं की बात की जा रही है, गवर्नेंस को मजबूत किया जा रहा है ताकि हमारा सामाजिक न्याय मजबूत हो, और सामाजिक न्याय जितना ज्यादा मजबूत होगा, आंतरिक सुरक्षा उतनी ज्यादा क्या होगी? मजबूत होगी। अब देखो, अंत में हम निष्कर्ष की बात कर देंगे, एक लाइन, हमारा आंसर क्लोज। इसी प्रश्न को कैसे पूछा जा सकता है? इसी प्रश्न को किस तरह पूछा जा सकता है? हमेशा वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक न्याय अत्यंत कठिन है, या यह पूछा जा सकता है केवल आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रयास करना। हमेशा ध्यान दें इस बात को, केवल आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रयास करना, आंतरिक सुरक्षा की उपेक्षा करना है। हमेशा ध्यान दें इस बात को। आंतरिक सुरक्षा के लिए लोकतांत्रिक एवं सामाजिक स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है, स्पष्ट करें। ध्यान दें इस बात को, आंतरिक सुरक्षा के लिए लोकतांत्रिक एवं सामाजिक स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमेशा ध्यान दें इस बात को, स्पष्ट करें। थोड़ा सा मैं हिंट कर रहा हूं इस प्रश्न को, फिर आपको सोचने के लिए सामाजिक स्तर पे क्या करना होगा? सामाजिक न्याय की बात करो आप, इस पर क्या करो? सामाजिक न्याय की बात करो। और लोकतांत्रिक स्तर पे क्या करना होगा? आप गवर्नेंस की बात करो। क्लियर? और अंत में हम बात करें कि ग्रास रूट पर स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की बात किया जाए। ये बातें हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब तक आप आंतरिक सुरक्षा के लिए लोकतांत्रिक एवं सामाजिक स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है, सामाजिक स्तर पर सामाजिक न्याय की बात करो, लोकतांत्रिक स्तर पर गवर्नेंस की बात करो, और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने की बात करो। आप सोचोगे, कल में से डिस्कस, कल मैं हिंट दिया हूं किस नजरिए से आपको सोचना है, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। अभी शुरू में 2-3 क्लास हमारी कम चलेगी, पर प्रश्नों को सोचो आप कि कैसे आंसर लिखा जाएगा। थैंक यू। एक बात मैं सबसे कहना चाहता हूं, मैं कल हमारी क्लास किसी कारणवश बंद रहेगी। कल की क्लास इंटरनल सिक्योरिटी की, क्योंकि मुझे 2 बजे के बाद कहीं बाहर जाना है एक दिन के लिए, ठीक है? तो कल मैं फिर हमारी क्लास परसों से कंटिन्यूअस हो जाएगी। कल बुधवार है, कल की क्लास हमारी बंद रहेगी, फिर बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, उसके बाद हमारी क्लास ब्रेक नहीं हुई, कंटिन्यूअस चलेगी। ठीक है? तो कल हमारी क्लास बंद रहेगी, याद रखना है। थैंक यू।